हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का क्लास आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। आप लोगों मतलब यह जैसा कि बैच का हेडिंग है कि यह जेई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्लास 12th में जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो अपियरिंग 2027 में अपियरिंग होंगे 2027 में, या ड्रॉपर होंगे, दोनों के लिए ही यह बैच इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जेई के पैटर्न को देखते हुए इस बैच को डील किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। नीट के आपके पैटर्न को देखते हुए यह बैच आपको दिया जा रहा है। यह बैच आपको उन दोनों में काफ़ी फेवरेबल होगा। आपका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ज़रा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे यह बैच उन बच्चों के लिए भी डेडिकेटेड है जो बच्चों का बेसिक्स भी थोड़ा बहुत हिला हुआ है। क्लास 11 बहुत अच्छा नहीं पढ़े हैं लेकिन पढ़ाई किए हैं, तो फिर वे सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसा नहीं कि ऊपर से उठा कर ले चलूँगा, मैं आपको बॉटम से लेकर के ऊपर तक ले चलूँगा, क्योंकि आपको कंपटीशन भी देना है। और आपको जो बच्चे एग्जामिनी होंगे क्लास 12 के 2027 में, उनको तो एग्ज़ाम देना ही देना है, तो फिर आपके लिए भी फेवरेबल है। करेक्ट। तो यहाँ पे मतलब आप बॉटम से टॉप तक चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। आइए हमारे साथ। सबसे पहले हमारा जो आज का हेडिंग है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन में रेस्ट क्या हो गया बच्चे? रेस्ट अब छोड़ो, मोशन में आओ। रेस्ट छोड़ो और मोशन में आओ। समझ गए बात को? तो इसी को रेस्ट एंड मोशन बोलेंगे। आ जाओ। सबसे पहले एक चीज बताते हैं हम कि ये रेस्ट एंड मोशन यानी जो मोशन है वह मैकेनिक्स का पार्ट हो गया, चैप्टर हो गया। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज के मोशन को कंसीडर करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। और बॉडी जब मोशन में होता है तो चेंज इन पोजीशन तो मिलने ही वाला है टाइम के साथ, बस देखेंगे उन सारी चीज़ों को। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है रेस्ट एंड मोशन, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट। जरा रेस्ट को देख लो। ठीक, सबसे पहले हम लोग रेस्ट को जरा देख लेते। आइए, रेस्ट। अब रेस्ट क्या है? व्हाट इज रेस्ट? आजा बेटा, देखो यहाँ पर। जैसे मान लो ये वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये एक्स प्राइम है और ये वाई प्राइम है और ये ओरिजिन है। आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, घबराइएगा नहीं, इत्मीनान से पढ़िएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। एकदम आपको कोऑपरेशन मिलेगा ही मिलेगा। फिजिक्स अच्छा हो ही जाएगा आपका, और अच्छा है तो बेहतरीन हो जाएगा, और अगर बुरा है तो अच्छा और फिर बेहतरीन हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ से। जैसे हम लोग ना एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल करके एक प्लेन फॉर्म करता है। जब भी दो डायमेंशंस यूज करते हैं, दो एक्सिस यूज करते हैं, तो वहाँ पर एक प्लेन फॉर्म होता है। ठीक है ना? तो उस प्लेन को टू डायमेंशनल प्लेन भी बोलेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं एक टू डायमेंशनल प्लेन में। करेक्ट। इस प्लेन में मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, इस पी पॉइंट पर है और टाइम 0 पर है। अब यहाँ पर आप इस पार्टिकल का अगर कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो x पे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो x कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस पर डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट। यहाँ से यहाँ तक इसका x कोऑर्डिनेट हो गया और यहाँ से यहाँ तक इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। देखो ये रेफरेंस पॉइंट होता है। किसी भी पार्टिकल का पोजीशन निकालना हो तो उसके लिए आपको रेफरेंस पॉइंट मानना ही पड़ता है। जिस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम दूसरे पार्टिकल का पोजीशन बताते हैं, पोजीशन मतलब वो कहाँ है उसको बता पाते हैं। ठीक है ना? तो एक बिना रेफरेंस पॉइंट, फिक्स पॉइंट, इसी को ओरिजिन भी बोलते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता है। यानी अगर हम ऐसे बोलें कि किसी भी पार्टिकल का अगर हम पोजीशन बताना चाहते हैं तो उस पार्टिकल का पोजीशन
रिलेटिव टर्म में ही बता सकते हैं। रिलेटिव मतलब जैसे आपके लिए मैं टीचर हूँ, मेरे लिए आप स्टूडेंट हैं, अगर कोई फ्रेंड्स होगा तो मेरे फ्रेंड्स हैं, कोई अंकल होंगे तो अंकल है, छोटा भाई होगा छोटा भाई है। करेक्ट। कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज, रिश्ता जो है या कोई भी बात दुनिया में, सब रिलेटिव ही है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही है। जैसे मान लो फिक्स पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, तो इसके रेस्पेक्ट में या पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, और इसका पोजीशन वेक्टर, जैसा कि आप तो बहुत अच्छा से जानते हैं, पोजीशन वेक्टर या ओपी वेक्टर हो गया। करेक्ट। ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ देख लो, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका फिक्स्ड एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है। अगर हम इसको एक्स और ये एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर ले ऐसे, इसके हेड पर इसका टेल, तो यह पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर इज एक्स आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप हो जाएगा। बोलिए, हो जाएगा ना? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, यह ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर एक खास बात देखिए आप, कि अगर ये पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, तो पक्का ये कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे ही होंगे, तभी तो ये आर चेंज होगा। गुड। तो अब आप जो डेफिनेशन पढ़ के रखे हो क्लास 11th में, कि इफ अ पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम द पार्टिकल इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर कोई पार्टिकल टाइम के साथ अपने पोजीशन को नहीं बदलता है तो हम उस पार्टिकल को रेस्ट में बोलते हैं। देख लो, यानी अगर मान लो टाइम 0 से लेकर के टाइम t तक, या t मान लो 4 सेकेंड है, यानी 0 to 4 सेकेंड के बीच अगर एक पार्टिकल अपना पोजीशन वेक्टर नहीं चेंज करता है तो पक्का यहीं पर है। जब यह फिक्स्ड पॉइंट पर है, अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है, p है, तो 0 से 4 सेकेंड तक p पर ही है, तो उस कंडीशन में ना x बदलेगा ना y बदलेगा। और यही बात यह इक्वेशन भी हमें बता रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गया ना, कि अगर कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज नहीं होंगे। क्लियर? तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो वह अपने पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, दैट इज वह अपने कोऑर्डिनेट्स को टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, तो हम ऐसे पार्टिकल को रेस्ट में बोलते हैं। अब बात आ गई यहाँ मोशन वाली। दूसरी बात आ गई कि मोशन क्या है, यानी कोई पार्टिकल मोशन में कब बोलते हैं। तो ये तो बेटा अंडरस्टूड वाली बात है, इसलिए हम लोग सबको ही जानते हैं, पता है सबको। चलेंगे तो मोशन में कहलाते हैं, खड़ा है तो रेस्ट में कहलाते हैं। इसको डिफाइन करना है साइंस के रिस्पेक्ट, और कुछ नहीं करना है। आइए, तो हम लोग यहाँ पर मोशन को देखते हैं। मोशन को भी ऐसे ही कहेंगे कि अगर कोई पार्टिकल टाइम के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है तो बोलेंगे पार्टिकल मोशन में है। अब आप ही बताइए कि अगर ये पोजीशन चेंज करता है, यानी पोजीशन वेक्टर बदल रहा है, तो पक्का ये कोऑर्डिनेट्स भी बदल जाएंगे। तो क्या मोशन को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि इफ अ पार्टिकल चेंजेज इट्स पोजीशन दैट इज इट्स कोऑर्डिनेट्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम द पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन। ऐसे बोला जा सकता है कि कोई पार्टिकल अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी पोजीशन वेक्टर बदल देता है, तो पार्टिकल मोशन में कहलाता है। तो आइए, इस पर जेई में क्वेश्चन है विद्यार्थी, मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर बस इस डेफिनेशन पर क्वेश्चन है। जैसे मान लो अब ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, या एक्स प्राइम, ये सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या एक्स प्राइम जो नेगेटिव हो गया, ये वाई प्राइम जो नेगेटिव हो गया, एक्स डैश्ड वाई डैश्ड भी बोल सकते हैं। और जहां दोनों का इंटरसेक्शन होता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, हम उनको फिक्स्ड पॉइंट या फिर ओरिजिन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो कोई पार्टिकल टाइम 0 पर यहाँ है
और ये पार्टिकल ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ पर पहुँच गया टाइम टी पर। यह पार्टिकल ए से चला और बी पर पहुँच गया। करेक्ट। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, पार्टिकल तो अपना पोजीशन तो बदल ही दिया ना। यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर है और यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर है, तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। ये r1 वेक्टर से पोजीशन वेक्टर r2 हो गया। और इस समय जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन या एरो होता है, और एरो का डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है। एकदम नीट एंड क्लीन है, नहीं घबराना है इसमें। तो क्या मिला यहाँ पर, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को वेक्टर आर लिख दूं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और इसको वेक्टर आर कर देता हूं क्योंकि यह एरो से दिया हुआ है और इसके पास मैग्नीट्यूड और फिक्स डायरेक्शन दोनों है। करेक्ट। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो आपने क्या देखा कि पार्टिकल अगर चला, ये स्ट्रेट भी आ सकता है, घूमते फिरते भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो पार्टिकल जब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर भी r1 से चेंज होकर r2 हो गया। और उस कंडीशन में यह ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ठीक यहाँ से बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और ये बी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। करेक्ट। यहाँ देखो ये क्या हो गया, पहला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1, दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा x2, और ये जो दूसरा वाला है हमारा, यहाँ ये दूसरा पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट तो x2, और ये दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो ये y2। तो हमें क्या मिला यहाँ पे कि पार्टिकल जब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उस समय स्टार्टिंग यानी इनिशियल पोजीशन वेक्टर उसका क्या था, r1 वेक्टर। तो इसका x कोऑर्डिनेट दैट इज x1 इंटू आई कैप प्लस y1 इंटू जे कैप। करेक्ट। या x2 लिखा गया है, सॉरी, ये y1 है और यहाँ से ओह x1 x2 लिखा गया, गलत लिखा गया था ना यहाँ, इसको हम सही बना देते हैं। देखो ये फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ये सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और ये सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो गया। गुड। तो क्लियर हो गया होगा कि ये सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पर क्या मिला, फर्स्ट पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, तो r1 वेक्टर इज तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, और r2 वेक्टर यानी सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बॉडी मोशन में है तो पोजीशन चेंज कर लिया। तो क्या हो गया इसका x कोऑर्डिनेट x2 है तो x2 आई कैप प्लस y2 इंटू जे कैप मिला आपको। तो पोजीशन चेंज करने का इनफैक्ट जो मतलब होता है वह पोजीशन वेक्टर का ही चेंज होना होता है, और इन दोनों ही केसेस में यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे। और अब अगर पोजीशन चेंज कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट मिलना तो फिक्स है, तय है कि डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और वह कौन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो वेक्टर आर। तो वेक्टर आर कितना हो जाएगा, देखो तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर आर होगा कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट वेक्टर इस r1 के टेल हेड पर इस वेक्टर आर का टेल है, और फर्स्ट का टेल और लास्ट आर का हेड एक दूसरा एरो से है, तो ये रिजल्टेंट हो गया और ये दोनों वेक्टर का सम हो गया। तो पक्का यह वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r इज वेक्टर r2, देयरफॉर वेक्टर r इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। और पिछला चैप्टर जो स्केलर्स एंड वेक्टर आपको बताया गया उसमें पोजीशन वेक्टर और डील किया गया है, जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के इक्वल हो गया। अब आप बताइए जरा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं।
अब एक बात मैं आपको जरा बताता हूं पहले। जैसे मान लो यह टाइम जीरो है, तो जीरो टाइम का अगर वेलोसिटी निकालना हो कि कितना होगा, और यहाँ टी टाइम का वेलोसिटी निकालना हो वो कितना होगा। देखो यहाँ दो इंस्टेंट है, यहाँ से वहां गया तो पार्टिकल तो मोशन में है, तो अगर हमें वेलोसिटी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो इस समय कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। खैर उस सेगमेंट को हम बाद में लेकर आते हैं, पहले थोड़ा छोटा वाला सेगमेंट पर आइए। तो एक बात तो आपका क्लियर हो गया, रेस्ट एंड मोशन को कैसे डिफाइन करना है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी कॉपी बनाइए और उस कॉपी में नोटबुक जिसको बोलते हैं, और उसमें इन सारे कॉन्सेप्ट को राइट डाउन और अपने लैंग्वेज में करिए। फिर देखिए अभी आपके पास वक्त है, करामात कयाम बने करामात आएगा बेटा, मिराकल चेंज आएगा आप में। करेक्ट। आइए, तो रेस्ट एंड मोशन आपका क्लियर हो गया। अब जब पार्टिकल रेस्ट में चला गया, जब पार्टिकल रेस्ट से मोशन में चला गया, तो फिर मोशन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन तो हो ही जाना चाहिए। तो बेटा अगर कोई पार्टिकल अपने डायरेक्शन को बदलते हुए चलता है, तो उसका जो एक्चुअल पाथ होता है वो डिस्टेंस होता है। अगर कोई पार्टिकल फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका जो पाथ होता है वह डिस्टेंस भी होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। जैसे अगर आप नीट कंपीट कर जाएंगे, तो आप इंसान तो रहेंगे ही और डॉक्टर भी हो जाएंगे। जो नीट कंपीट नहीं करेगा वो इंसान का इंसान ही रह जाएगा, अब दूसरा करेगा तो दूसरा नाम दिया जाएगा। समझ गए बात, वही वाली बात है। तो यहां पर एक टर्म देखना हमें बनता है, डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस को देखो, अगर मान लो यह एक पॉइंट है ए और यह एक दूसरा पॉइंट है बी, कोई पार्टिकल अगर रास्ता पाथ ऐसे बना हुआ तो बेचारा ऐसे ही ना चलेगा। तो इस पाथ का जो लेंथ होगा, अगर आप स्केल से लेकर के इसके लेंथ को मेजर करेंगे, तो फिर सपोज ये 100 मीटर आया, तो ये पाथ लेंथ कौन है, ये पाथ का लेंथ है, दैट इज ये पाथ लेंथ, ये हमारा डिस्टेंस कहलाता है। यानी एक्चुअल जो पाथ लेंथ होता है ना, जिससे आप चलते हैं, आप चलिए पैदल पैदल, साइकिल चलाइए, बाइक चलाइए, कार चलाइए, ट्रक चलाइए, हवाई जहाज चलाइए, एयर में है तो एयर बताएगा जैसा चलाए, ऐसा ऐसे एयर में नहीं चलता है। एयर के लिए कुछ खास कॉन्सेप्ट होता है। आइए, पहले ये बात क्लियर हो गई, पाथ लेंथ यानी यह डिस्टेंस हो गया। यहां पर इसके पास मैग्नीट्यूड है, मेजर करने पर जो कुछ भी मिलता है वो हमारा मैग्नीट्यूड कहलाता है। और क्या इसके पास सर्टेन डायरेक्शन यानी निश्चित दिशा है क्या, तो नहीं है। तो और इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है इसका, तो सब आप जानते हैं, मीटर है, सीजीएस इसका सेंटीमीटर, एफपीएस इसका फुट। करेक्ट, क्लियर, इसमें कोई दो राह नहीं, ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही है। अब यहां पर नेक्स्ट अगला एक टर्म आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको बड़ा बेहतर ढंग से डील किया गया था। तो मुझे ये लगता है कि आप इसको ठीक से देख लें, यहाँ पर एक बार वहां भी देख लीजिएगा और फिर यहाँ भी आप देख जाइए। गुड, चलिए आइए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसको जरा देखते हैं। मान लो एक पार्टिकल, एक कोई पॉइंट है ए यहाँ पर, यानी एक कोई प्लेस है, साइट है जहां पर एक पॉइंट है ए, और यहाँ पर कोई दूसरा शहर, कोई दूसरा स्थान, दूसरा साइट, वाट एवर कुछ भी हो, दूसरा पॉइंट है बी। अब पहला कंडीशन, अगर मान लो रोड ऐसा हो कि पार्टिकल बिल्कुल ऐसा एक सड़क बना हुआ हो इत्तेफाकन
जैसा कि एयर डिस्टेंस होता है, हवाई जहाज जो चलती है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। तो ये हमारा एयर डिस्टेंस भी कहलाएगा और एयर डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा। अब अगर ये एक्चुअल पाथ ऐसा है, अगर किसी पार्टिकल का एक्चुअल पाथ ऐसा है, अगर किसी पार्टिकल का एक्चुअल पाथ ऐसा है, तो इस पाथ के हर पॉइंट का डायरेक्शन देख रहे हो चेंज नहीं हो रहा है। इसके पास मैग्नीट्यूड है, यानी अगर मान लो मैग्नीट्यूड 1000 मीटर का है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, कितने का है, तो 1000 मीटर का है। दूसरा, इस पाथ लेंथ के पास जो एक्चुअल पाथ है वो सर्टेन डायरेक्शन वाला है, उसका डायरेक्शन हर पॉइंट का अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सर्टेन डायरेक्शन है। गुड, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो हम इसको क्या नाम दे, यह डिस्टेंस भी है, ये जो हुआ इस कंडीशन में ये डिस्टेंस भी है क्योंकि एक्चुअल पाथ का लेंथ है, और ये डिस्प्लेसमेंट भी कहलाता है क्योंकि अगर फिक्स्ड डायरेक्शन का डिस्टेंस होता है तो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लिया ही ना। जैसे आप स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग कंप्लीट आईआईटी कंप्लीट करिएगा तो आईआईटीएन कहलाइएगा, एनआईटी में जाए तो एनआईटीएन कहलाइएगा, मेडिकल कंप्लीट कीजिएगा डॉक्टर कहलाइएगा। तो नेचुरल है कि ये भी बेचारा, ये तो कुछ मेहनत किया ना कि स्ट्रेट लाइन में ही चला। अगर हवाई जहाज ही है तो स्ट्रेट लाइन में एरोप्लेन चली है हमारी, तो यह एयर डिस्टेंस भी है और यह एयर डिस्प्लेसमेंट भी है। अगर एक्चुअल पाथ ही कहे, रोड ही ऐसा है, तो यह आपका एक्चुअल पाथ डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, जो हम अपने पैरों से तय करते हैं, कदम से, या फिर साइकिल बाइक कार जैसे भी तय करते हैं, इसको पूरा करते हैं। करेक्ट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। गुड। दूसरा यहाँ पर एक टर्म और देख लो, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा ये इसके लिए एक बड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, यानी डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एरोप्लेन। तो आपको क्वेश्चन में कहीं भी एरोप्लेन का बताएगा ना कि एरोप्लेन को यहाँ से वहां तक जाने में इतना टाइम लगता है और वो डिस्टेंस दे दिया होगा, तो स्ट्रेट लाइन ही मानिएगा उसको। अब हवाई जहाज थोड़े ही क्यों साइड लेगी सर, हवाई जहाज पहले पहुंचती है, वहां दो कारण है, एक तो स्पीड भी ज़्यादा होता है, दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ तय करती है, या ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। हालांकि एक्चुअल लेंथ है ये, यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ बोलने का नीड नहीं है, लेकिन फिर भी है शॉर्टेस्ट। अब मान लो जैसे पहले वाला में था, इसके पहले जो आपने एग्जांपल देखा था वहाँ वाला, जैसे मान लो एक पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है बी, और एक पार्टिकल ना ऐसे 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 आकर के इस बी पॉइंट पर आया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्चुअल पाथ है, और ये पाथ का हर पॉइंट का डायरेक्शन अलग अलग है। तो इस पाथ के हर पॉइंट का डायरेक्शन जब अलग अलग है तो फिर यह डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि इसके पास फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो ये बेटा डिस्टेंस ही हो गया हमारा। अब इस कंडीशन में अगर आप, इस कंडीशन में अगर आप इनिशियल टू फाइनल इमेजिन करते हैं, ऐसा होता नहीं है, अगर आप इमेजिन करते हैं कि इनिशियल टू फाइनल काश कोई ऐसा रोड होता तो फटाफट पहुंच जाते, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता, सबसे छोटा, और यह हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो जब भी कोई पार्टिकल सिर्फ डिस्टेंस कवर कर रहा हो, यानी ऐसा डिस्टेंस जिसका डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं हो, तो उस कंडीशन में उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच एक एरो अगर डाल दोगे तो वह शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे एक बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कि जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। अच्छा, मुझे याद है, मैं बता दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल देखो। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एस सी वर्मा की लिखी हुई है, उसमें एक क्वेश्चन है कि पटना से रांची 260 किलोमीटर है बाय एयर, जबकि बाय रोड 320 किलोमीटर है। तो यहाँ पर है पटना मान लो, और यहाँ पर है रांची एग्जाम्पल।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पटना से रांची बाई रोड 320 किलोमीटर है। तो अगर आप बस से, कार से, जीप से, बाइक से, पैदल जाना चाहेंगे तो आपको तो 320 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करना होगा। ठीक है ना? तो ये दे दिया है 320 किलोमीटर। फिर कहता है कि वेयर एज द एयर डिस्टेंस इज 260 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो हवाई जहाज तय करता है, तो वो यही तय करेगा, यही पूरा करेगा, और ये हमारा एयर डिस्टेंस होगा। इसी को हम बोलेंगे क्या? एयर डिस्टेंस। और इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट भी, जैसा कि आप अभी देख चुके हो। अब यहां दो चीज हो गया। अगर मान लो बस के लिए, ट्रक के लिए, कार के लिए, साइकिल के लिए, बाइक के लिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये दे दिया 260 किलोमीटर। अब आपसे मान लो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि फॉर अ बस, कोई बस है, उस बस के लिए आप कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। पहला इंफॉर्मेशन पूछता है कि बताओ बस पटना से रांची जाने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो बाय रोड ही जाएगा, उड़ के तो जाएगा नहीं। तो 320 किलोमीटर। दूसरा कहेगा बताओ कि पटना से रांची अगर बस जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने पर जो स्ट्रेट लाइन है जिससे हो करके हवाई जहाज चली है वो 260 किलोमीटर है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 260 किलोमीटर। दूसरा, अगर मान लो कहता है कि फॉर एन एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन के लिए बताना तो क्या होगा। तो एरोप्लेन के लिए क्या क्या बताओगे? डिस्टेंस बताओ। तो चूंकि एरोप्लेन तो इस रास्ते से आई नहीं है, वो तो स्ट्रेट लाइन पर ही एयर में चलेगी, इसको एयर डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? पहले डिस्टेंस लिखते हैं, सीक्वेंस नहीं बदला जाए। आई, इसका डिस्टेंस कितना हो गया? तो एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस ये मत लिख दीजिएगा, एरोप्लेन ऐसे ही आई है 260 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी 260 किलोमीटर। और ऐसा काम अगर रोड पर भी हो रहा हो और एक पार्टिकल एक ही सड़क से चल रहा है जो स्ट्रेट लाइन है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वही होगा। क्लियर हो गया ना? तो एक बात तो क्लियर हो गई आपकी कि कैसे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मजाक में नहीं लेना है। क्लियर हो गया ना? ये आपका फिगर है, आप नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। अब जब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना सीख ही लिए, ये तो मेजर करना आप वेक्टर में ही सीख चुके थे, लेकिन अगर मान लो फिर से रिवीजन हो गया और आपने जब सीख ही लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, तो फिर अब मोशन में आ जाओ। रेस्ट के बारे में क्या पढ़ना? जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया, जो चला वो पाया। करेक्ट? तो जो सोया हुआ है उसके बारे में तो उसके लिए हम उसके उससे रिलेटेड कोई टॉपिक ही नहीं बनता है कि ऐसे थोड़ी पूछेगा एक पार्टिकल एक जगह खड़ा था तो क्या क्या देखा, इधर सर हिलाया उधर सर हिलाया, ऐसे कुछ नहीं पूछेगा आपसे। अब मोशन के लिए आइए। तो मोशन जब होगा आपका, तो मोशन के काइंड को हम लोग बांटेंगे कि मोशन कितने तरह का हो सकता है, मोशन कौन कौन सा हो सकता है। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं पहली बात। पहला जो सबसे बेसिक होता है, जो 6 7th 8th 9th 10th 11th तक आप पढ़ते आ रहे हो, वहां देखो पहला चीज कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? चेंज नहीं होने वाला। तो अगर मान लो, अच्छा 1 मिनट, अगर मान ठीक है, अगर मान लो कांस्टेंट स्पीड हम लेना चाहे, तो कोई भी पार्टिकल जब डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा ना,
डिस्टेंस से हो करके जाएगा तो उसका जो टाइम रेट होता है, टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, तो उसको हम बोलते हैं स्पीड। कब? कांस्टेंट स्पीड। ध्यान से देखना, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। भूल करके भी स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस बाय टाइम ना डालिएगा, या डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया? कांस्टेंट स्पीड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट इसका डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका सीजीएस यूनिट, अभी सबसे तो आप लोग सब परिचित ही होंगे, सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। वैसे ही अगर आप एफपीएस पर सेकंड, एफपीएस यूनिट लेना चाह रहे हैं तो फुट पर सेकंड। अच्छा, एक पॉपुलर यूनिट है स्पीड का, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ऐसे भी लिख सकते हो। अब किलोमीटर पर आवर क्या होता है, थोड़ा ध्यान दो। जैसे किलोमीटर दैट इज 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर दैट इज 60 मिनट। 1 मिनट 60 सेकेंड, तो हम इसको 1 आवर को 60 × 60 सेकेंड डाल सकते। 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, इसको काटोगे तो ये 5 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, यानी ये क्या हो गया? 5/6 × 3 दैट इज 18 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना चाहिए कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब इसको याद ही रख लेने में भलाई है। क्या कर लेना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत जब जब आपको पड़े, तब तब आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और उस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिख लीजिएगा। इतना परमिशन हो गया क्योंकि आपने करके देखा, ऐसा नहीं है कि रटे आप। ओके, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट और भी आ गया। ये बहुत पॉपुलर चीज़ है, बार बार इसका यूज होगा और आपको मिलेगा। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? तो v इक्वल्स टू, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन दैट इज टी। एक चीज और, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो पक्का यह वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो जानते भी हैं वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल नहीं होंगे। समझ गए ना? जब भी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी पक्का उसी डायरेक्शन में होगा, यानी सेम डायरेक्शन में होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं। समझ गए? अब ऐसा नहीं कह दीजिएगा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। हो भी सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि वो चेंज इन वेलोसिटी से मिलता है। केवल वेलोसिटी बाई टाइम अगर होता तो आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो जाता, लेकिन एक्सेलरेशन तो आप जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन एक्सेलरेशन होता है। ये तो आपको अच्छी तरह पता है। आप आइए यहाँ, तो एक बात तो आपका क्लियर हो गया ना, कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, यहाँ पे इसके पास सर्टेन डायरेक्शन है और इसके पास पाथ लेंथ है बाय टाइम टेकन। वह उसका रेट बताएगा किस रेट से वह डिस्टेंस को कवर कर रहा है। बस इतनी बात है। बात समझ में आ रही होगी। देखिए विद्यार्थी, आप कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं भी लूप होल थोड़ा भी छोड़ेंगे ना आप, क्वेश्चन वहीं पर घुस जाएगा। तो आप ऐसा ना करें। आपको क्या करना है, हर जगह थोड़ा देर तो बस रुकना है, थोड़ी सी परेशानी को झेल लेना है, जीवन भर के लिए मस्ती होगा आपको। आप एग्जाम में आपको थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होगा, जो करेगा वही पाएगा ऐसा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी को भी आप लोगों ने देख लिया। अब आइए आगे। अब सवाल ये होता है कि अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना हो,
तो एवरेज का मतलब हो गया, एक नया टर्म हमारे पास आ गया, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बोलते हैं बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, डेल एस बाई डेल टी। अब यहां पर देखो, पार्टिकल कैसे भी चलता हो, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता हो, पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो एवरेज स्पीड उसका वही स्पीड हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे जरा सा कि उसके वहां पर क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, यानी डिस्टेंस बाय टाइम कांस्टेंट स्पीड का फॉर्मूला है, और एवरेज का फॉर्मूला भी यही है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब हमें करना क्या होता है कि हम यह एवरेज स्पीड निकालते ही हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम पहले आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ से चला 2 मीटर पर सेकेंड से कुछ दूर तक, फिर यहाँ से 1 मीटर पर सेकेंड कर लिया, फिर यहाँ हर सेकेंड बदलता हुआ बढ़ता अलग अलग स्पीड से बढ़ते हुए चेंज करता हुआ जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, इसी में 3 मीटर 5 मीटर कुछ भी करते जा रहे हैं, यानी अलग अलग स्पीड से, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे ऐसे यह पार्टिकल ए टू बी चला गया। अब आपका माथा खराब है, आपसे पूछा जाए कि बता दो कि पार्टिकल किस स्पीड से चला, तो आपका दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन खुद से पूछेंगे, ऐसा क्यों किया। अगर हम अच्छा ऐसा हो ही गया तो हम ऐसा करते हैं कि इसका टोटल डिस्टेंस अगर हम निकाल लेते हैं, जो कि निकालने का तरीका होगा आपके पास, और टोटल टाइम, ये सब जो चला कितना टाइम तक चला, टोटल टाइम, और हम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दें, तो हमें क्या पता चलेगा कि मानो यह इसी कांस्टेंट स्पीड से ए से बी चला गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो एक ही स्पीड मिलेगा ना, और वह स्पीड ए से बी तक का मिला, जो इनमें से कोई हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, कट-कुट के हो सकता है कि बीच वाला बराबर हो जाए, कोई ऐसा भी हो जाता है, तो उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या हो गया, ये क्या हम करने चाह रहे हैं कि अलग-अलग स्पीड से चल रहा है, डांस करते हुए चल रहा है, रुक के चल रहा है, कोई चला जाके सो गया, फिर चला सो गया, या दौड़ते रहा, ऐसा-ऐसा उसका कुछ भी मोशन का फैशन हो, किसी फैशन में वो डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, यह माने नहीं रखता है। हम क्या करते हैं, हमें पता जब नहीं होता है कि वह कैसा चल रहा है, बड़ा इरेगुलर मोशन है, तो उस समय एवरेज आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यानी आप मान लीजिए कि ये ऐसे ऐसे चला, कभी 20 कभी 10 कभी 5 कभी ऐसे ऐसे चल रहा है, और इसका जब एवरेज निकालते हैं, सपोज आपको आ जाता है 8, इसको डिवाइड करते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके, और आपका आ जाता है 8 मीटर पर सेकेंड, तो बस यह डिस्टेंस 8 मीटर पर सेकेंड से चलो, उतना ही टाइम में तुम यहीं पहुंच जाएगा जो ये सब चेंज करते पहुंचा। यानी यह कांस्टेंट स्पीड की तरह ट्रीट करते हैं। तो एक बात तो याद ही रखना चाहिए कि एवरेज स्पीड हम उस डिफरेंट स्पीड्स को कांस्टेंट स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए ही निकालते हैं। यानी हम चाहते हैं कि उस परेशानी से बच जाए, उतना लफंगई कौन करने जाता है, हम लोग वही कांस्टेंट स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड निकाल लें जिससे उतना टाइम तक चलें, तो बस उतना ही डिस्टेंस कवर कर लें जितना ये सब इधर उधर करके कवर किया, बस वही होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड की तरह ही ट्रीट किया जाता है, याद रखिएगा ग्राफ में, या आपको काफ़ी राहत होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इट इज यूज्ड एज कांस्टेंट स्पीड, इट इज यूज्ड एज कांस्टेंट स्पीड, और हम इसको कांस्टेंट स्पीड की तरह यूज करते हैं। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट आपका, कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। इसी को बोलते हैं इट इज यूज्ड एज कांस्टेंट स्पीड, करेक्ट। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला एल टी का पावर -1। इसका ऐसा यूनिट टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है, तो मीटर पर सेकंड, और डायमेंशनल फार्मूला इसका डिस्टेंस है एल, टाइम है टी, ऊपर जाओगे लेकर के टी को, टी का पावर माइनस।
आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, m नहीं है तो 0, l का पावर 1, t का पावर -1। अच्छा, इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं, डायमेंशंस नहीं होता है, लेकिन सम टाइम क्वेश्चन में दे देता है डायमेंशन, लिख देता है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हमको उससे मतलब नहीं रहता है, क्योंकि इसमें डायमेंशंस तो दिख ही रहा ना, पावर को बोलते हैं, तो डायमेंशंस पावर को बोलते हैं, तो पावर तो हम लोगों को दिख ही रहा है, तो फिर इससे निकल जाता है। एंड देखो यहाँ डायमेंशंस इसका क्या हो गया, तो 0, 1, -1, यह इसका डायमेंशंस हो गया, तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। गुड। तो एवरेज स्पीड आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब सवाल ये होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा चूंकि एवरेज स्पीड है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज, तो क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका मॉड कर दो और बाय टोटल टाइम टेकन, बस फिक्स डायरेक्शन होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिएगा, पार्टिकल कैसा भी चला हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करिएगा, और उसके जो लेंथ मिलेगा लाइन का, वही टोटल डिस्प्लेसमेंट दे देगा। शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो वो टोटल डिस्टेंस दे देगा, और उसमें जो टोटल टाइम लगा उसको निकाल लेना है, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम या एवरेज वेलोसिटी दे देगा। गुड। डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का, तो जो डिस्प्लेसमेंट का होगा वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। इसका यूनिट और डायमेंशन यह सेम है, किसके, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। अब इसके लिए जब तक आप कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, तो न्यूमेरिकल्स बनाना पड़ेगा। तो इस न्यूमेरिकल्स में जाने के पहले हम लोग थोड़ा ग्राफ देखेंगे इसका। अब देखिए, एक बात तो आपको पता होनी चाहिए, एक बात आपको पता होनी चाहिए, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग इसका, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस, एरो पॉजिटिव डायरेक्शन को बता रहा है और टेल जिधर है वो उसका नेगेटिव डायरेक्शन को बता रहा है। यानी ये कौन हो गया, वाई प्राइम, यह एक्स, ये वाई, और ये एक्स प्राइम, और ये हमारा ओरिजिन। इस तरफ अगर हम इस डिस्टेंस को दिखा दें या डिस्प्लेसमेंट को दिखा दें और इस तरफ टाइम ले लें, देखो जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर वन डायमेंशन में चल रहा है तो हम उसका ग्राफ अगर खींचें स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए, तो एस वर्सेस टी ग्राफ दे देगा। पहले एक बात को समझना सब, अगर कोई पार्टिकल का पोजीशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदल रहा हो, यानी एक एक्स एक्सिस पर टाइम ले लो, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लो, और इससे जो ग्राफ मिलेगा ना, वह ग्राफ हमें क्या देगा, इससे जो ग्राफ मिलेगा ना हमारे हमारे पास, वह ग्राफ हमें क्या दे देगा, वह ग्राफ दे देगा हमको स्पीड या वेलोसिटी। समझ में बात आ गई। 1 मिनट, थोड़ा सा आप लाइन पर बने रहिए। यस, 1 मिनट, देखिए जरा सा। अब यहाँ पर आपको क्या किया गया कि अगर हम y एक्सिस पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लें और x एक्सिस पर टाइम ले लें, तो ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ का जो स्लोप आएगा, स्लोप किसको बोलते हैं,
ग्राफ का जो लाइन मिलता है ना, उस कोई भी लाइन हो, स्ट्रेट लाइन भी हो, तब भी हम ग्राफ का कर्व ही बोलते हैं। तो ग्राफ का जो कर्व होता है वो टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, उस एंगल का टेंजेंट में जो मान होगा, अगर मान लो ग्राफ का कर्व टाइम एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो उस इस एंगल का जो टेंजेंट में अर्थात जो tan थीटा होगा, इस एंगल का टेंजेंट में वैल्यू यानी जो tan थीटा मिलेगा, वही स्लोप कहलाता है, जिसको m से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? और यही स्लोप हमें स्पीड भी दे देगा और या वेलोसिटी भी दे देगा। कारण यहाँ पर ये है कि ये देखो बेटा, स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग चीज है, लेकिन अगर ग्राफ में आप खींचना चाहते हैं, ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहते हैं एस और टी के बीच, तो यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन के लिए ही खींचा जा सकता है। इसलिए ग्राफ का लिमिटेशन है यहाँ, याद रखिएगा, मोशन इन वन डायमेंशन के लिए, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हम एस वर्सेस टी से स्पीड या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। करेक्ट। और वो कहाँ से मिलेगा? तो ग्राफ के स्लोप से मिलेगा, ग्राफ के कर्व के स्लोप से मिलेगा। ग्राफ को ड्रॉ करने पर जो लाइन मिलता है वह ग्राफ का कर्व कहलाता है, और आप वह कर्व टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, अगर एक पॉइंट पर लेते हैं तो इंस्टेंटेनियस आएगा, जो बाद में समझेंगे, फिगर पे हम आएंगे। तो उसका टेंजेंट tan थीटा निकाल लेंगे, तो हमारा यानी स्लोप निकालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? स्पीड या वेलोसिटी। तो यहाँ पर याद रखना चाहिए। ऐसे देखो, एक चीज को याद रखना चाहिए कि ये जो स्लोप मिलता है ना, ग्राफ का जो स्लोप मिलता है, यह पीक की तरह या बी की तरह यूज करते हैं। तो स्लोप ऑफ ग्राफ जो tan थीटा होता है विद्यार्थी, वह y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही मिलेगा। तो यह s बाई टी, यह हमें v का फॉर्म दे देगा। यह s बाई टी यानी हमें एक v का फॉर्म देगा। मोटा मोटी समझने का तरीका हो गया ये। दूसरा, अगर हम y कोऑर्डिनेट इंटू x कोऑर्डिनेट कर दें, तो लेंथ ब्रेथ की तरह काम करेगा, और ये एरिया अंडर कर्व दे देगा। यानी ग्राफ का जो कर्व आएगा उसके भीतर का एरिया दे देगा, एरिया अंडर कर्व ऑफ द ग्राफ। इन सभी चीजों को बहुत अच्छा से समझने के लिए आप इसी चैनल में प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे रेस्ट एंड मोशन मिलेगा, ग्राफ का ऑलरेडी क्लासेस होगा। एक बार ज़रा देख जाइएगा ना, आपका पूरा बेसिक चीज़ क्लियर हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। बल्कि आपका ये सब कहाँ से आता है, कैसे निकालते हैं, बड़ा बेसिक हम वहाँ क्लियर किए हैं, जिससे आपका कन्फ्यूज़न समाप्त हो जाएगा। एक बार आप वहाँ ज़रूर चले जाइएगा, देख लीजिएगा। तो ये आप यहाँ समझ गए, ये ग्राफ क्लियर हो गया। यानी y इंटू एक्स अगर आपको मिल जाता है, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट करने से ग्राफ का मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाता है, तो समझिएगा वो कैसे निकालेंगे। जैसे इस पर v और t हो, तो s इज इक्वल टू वी टी, तो y इंटू एक्स करिएगा तो वी टी आ जाएगा। अगर v और t डालते हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया? इस वीटी करने से क्या मिलेगा? एरिया अंडर कर्व ऑफ द ग्राफ। यानी ग्राफ का जो कर्व होगा उसके अंडर का एरिया जो टाइम पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, और उसके भीतर का टोटल जो एरिया होगा ना, वह एरिया एस का मान दे देगा, क्योंकि वीटी बराबर एस है। जो मिलेगा वो उसका मान दे देगा, एरिया। क्लियर हो गया? आएगा तो हम लोग और अच्छा से समझेंगे, और आप लोग इस बात को अच्छी तरह जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसको समझ भी लीजिए, और एक बार थोड़ा पीछे भी चले जाइए। आइए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अब सवाल ये होता है कि ग्राफ एस वर्सेस टी जो खींचते हैं, किसके लिए खींचते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए खींचते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन के लिए खींचते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि हम लोग कहाँ आ गए? मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन वन डायमेंशन, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। गुड। तो बस आइए, बच्चे मन के सच्चे, आइए अब आप लोग
हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में आ गए, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के लिए ग्राफ देखेंगे। ग्राफ फॉर एवरेज एस, फॉर्मूला जब देख चुके तो फिर ग्राफ देखना तो बनता है। स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो, अब यहां पर ये मान लिया वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। गुड। हम एक्स के अलोंग टाइम ले लिया और इस एक्सिस पर एस डाल दिया। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, स्पीड और वेलोसिटी मिल जाएगा। आओ, यह एक्स प्राइम है और ये वाई प्राइम है। अब मान लो एस और टी के बीच में ग्राफ ऑलरेडी क्वेश्चन आपको देगा या आपको ड्रॉ करना होगा, जो हम आपको सिखाएंगे। मान लीजिए एस और टी के बीच में ग्राफ आप ड्रॉ करें और ग्राफ ऐसे आ गया, ऐसा ग्राफ आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि एवरेज स्पीड बता दो, यह ग्राफ क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर कोई टाइम होगा, सपोज यहाँ पर जो टाइम होगा इसका वह कौन टाइम होगा, तो इसको T1 मान लिया स्टार्टिंग टाइम। मान लिया यहाँ का जो टाइम है वो टाइम T1 है। और कहीं दूसरे जगह का पूछ रहा है, मान लो यह पॉइंट ए हो गया और यह पॉइंट बी है। दूसरा कहता है यह पॉइंट बी है और बी पर यहाँ से परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करेंगे तो फिर ये T2 टाइम को बताया। यानी अगर S और T के बीच ग्राफ खींचा गया, ग्राफ का कर्व ऐसा आया। अब इस कर्व को ऐसा मत मानिएगा कि पार्टिकल का पाथ है कि कण ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल ही गलत बात है। यह सिंबल है, इससे हम पता करते हैं कि कितना टाइम में कितना डिस्टेंस पार्टिकल गया। जैसे T1 टाइम पर इसका पोजीशन ये है, यानी S1 डिस्टेंस पर है, और T2 टाइम पर पोजीशन इसका यहाँ पर है जब पार्टिकल S2 डिस्टेंस पर है। माना ये जो डिस्टेंस है ये वाला S1 है और ये S2 हो गया, ये S2 हो गया बी का और यह S1 हो गया यहाँ का। समझ बात आ गई होगी। यानी T1 टाइम पर S1 डिस्टेंस पर है स्ट्रेट लाइन में और T2 टाइम पर S2 डिस्टेंस पर है। ए बी से कोई लेना देना नहीं। टी ए और बी सिर्फ T1 और T2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सोचो जब S1 से S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये हमारा डिस्टेंस भी हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। T1 से T2 टाइम में अगर कोई चीज़ पूछा जा रहा है तो T1 से T2 में डिस्टेंस यही, डिस्प्लेसमेंट भी यही, क्योंकि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अब इस कंडीशन में आप खुद देखिए, यहाँ से अगर हम ऐसे एक लाइन डाल दें, समझ गए, तो खुद देखो बेटा ये पार्टिकल का क्या कहलाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस। यहाँ से यहाँ T1 से T2 टाइम में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डेल्टा एस। तो अगर हम लिखें इस कंडीशन में डेल्टा एस क्या है तो S2 माइनस S1, S2 से S1 घटा दिया। और इस डेल्टा एस के में, इस डेल्टा एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा, तो T1 से T2 गया, यानी टोटल टाइम T2 से T1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो T2 माइनस T1 हो गया। अब आप बताइए यहाँ से यहाँ तक का जो यह लेंथ है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा टी को। यानी पूरा यहाँ से यहाँ T2 उसमें से T1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बच गया इतना जो आमने सामने सेम हो गया। वैसे ही यह डेल्टा एस, तो ये भी हमारा डेल्टा एस हो गया। अब खुद सोचो एवरेज स्पीड आपको निकालना है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। गुड। अब एक यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि आप ऐसा करिए कि हम अगर ए से बी मिला दें एक स्ट्रेट लाइन से, इसको
ए से बी अगर एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें ए से बी को, तो फिर और ये जो टाइम एक्सिस के साथ देखते चलो, इसके पैरेलल टाइम है तो सब टाइम ही होगा। टाइम एक्सिस के साथ अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो यह डेल एस बाई डेल टी क्या है, या पी बाई बी, यानी पी बाई बी दैट इज डेल एस बाई डेल टी नहीं हुआ, तो डेल एस बाई डेल टी किसको दे देगा, तो टेन थीटा को। समझ गए, यानी ग्राफ का स्लोप एम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या करना है, ग्राफ कैसा भी देता हो टाइम इंटरवल पक्का देगा। उस टाइम इंटरवल के दोनों पॉइंट्स को तुम ऐसे ऐसे हाईलाइट कर देना, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला लेना, और टाइम के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल का tan में मान निकाल देना, वही tan थीटा एवरेज स्पीड दे देगा, ग्राफ का स्लोप एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी दे देगा। जैसे इसको समझने का काम है, मान लो ऐसे कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, ये वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ग्राफ ऐसे ऐसे आ गया, ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन है। कहता है क्या कि बताइए यहां से, जैसे ये t1 टाइम और कहीं दूसरी जगह दे देता है यहां पर t2 टाइम, इन दोनों के बीच का एवरेज स्पीड बता दीजिए, और यहाँ पे सब रीडिंग दे देगा आपको। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन खींच देना है, डाल दिया, वहां पर मिला वो पॉइंट, मिल गया। फिर वैसे ही t2 के लिए मिला लो, मिल गया यहाँ। अब इसको तुम पॉइंट ए मान लो और इसको पॉइंट बी मान लो, और इन दोनों को क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, और यह स्ट्रेट लाइन जो किसके साथ, यह स्ट्रेट लाइन जैसे ये टाइम एक्सिस है तो इसके पैरेलल लाइन खींच दो, जैसे यहाँ पर है ना, ये देख रहे हो, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो। अब ये जो एंगल बनाया थीटा, यानी ये जो एंगल बनाया थीटा, इसी का टेंजेंट में वैल्यू t1 से t2 टाइम इंटरवल के बीच का एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड देगा, यानी v एवरेज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो ये दे देगा डेल्टा एस, इससे परपेंडिकुलर डालोगे s2, इससे s1, s2 माइनस s1 जो ये डेल्टा एस हो गया, और ये डेल्टा टी देगा। यानी कहने का मतलब है tan थीटा निकालना यार, जो tan थीटा मिले वही आपका एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। समझ गए, क्या समझे आप, जो टाइम देता है उससे पॉइंट से इसके एस के पैरेलल लाइन खींचो और उस दो पॉइंट को इंडिकेट करो, हाईलाइट कर दो, दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, निकल जाएगा। जैसे अब एक एग्जांपल, इसमें मेन है आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आपको पूरे जीवन कोई परेशानी नहीं होगी। यह एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। गुड, यहां देख लो बेटा, अगर मान लो कोई ऐसे आ रहा है ग्राफ, ऐसा ग्राफ आया, कहता है कि बताओ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब आपको यहां से दे दे, थोड़ा सा केयर करिएगा बच्चा लोग, यहाँ पे 0 टाइम है, यहाँ पे मान लो दे देता है बीच में कहीं भी या फाइनल तक, यहाँ तक कहीं भी दे सकता है। तो यहाँ पर मान लो दे देता है 2 सेकेंड, यहाँ पर दे देता है 4 सेकेंड, और यहाँ पर दिया 10 और यहाँ दिया 20। ये एस है मीटर में, और यहाँ एक्स यानी यह टी का है एक्सिस, यहाँ सेकेंड में है टाइम, करेक्ट, और यह एस है मीटर में। गुड, अब आप बताइए, क्वेश्चन में कहता है कि 0 से 4 सेकेंड के बीच जो टाइम इंटरवल है, 0 से 20 सेकेंड के बीच जो टाइम इंटरवल है, सॉरी 0 से 4 सेकेंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है, यानी फर्स्ट 4 सेकेंड में इसका एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो क्या कीजिएगा, 0 पे परपेंडिकुलर यही पॉइंट है, और यहाँ से इसके
पैरेलल आया ना यहाँ से, इसको उठाइए और यहाँ से 4 सेकेंड पे परपेंडिकुलर खींचिए। पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ मिला 0 और 4 के बीच, दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाइए। तो ऑलरेडी ये दोनों स्ट्रेट लाइन से मिला ही हुआ है, बोलो मिला हुआ है कि नहीं? दोनों तो स्ट्रेट लाइन से ये मिला ही हुआ है, ये वाला। अब ये लाइन जरा बताइएगा आप हमको, ये जो लाइन है ये जो लाइन है, अगर ऐसे होता तो थीटा कुछ होता, मान लो 45 डिग्री, ये 30, ये 20, ऐसे करते करते अगर ये लाइन इसी लाइन पर आया तो एंगल घटते घटते 0 हो जाएगा। कोई डाउट? इसका अर्थ क्या हुआ कि इस कंडीशन में थीटा 0 डिग्री मिला। समझ गए? तो एवरेज स्पीड फर्स्ट 4 सेकेंड में कितना हो गया? तो ग्राफ का स्लोप देगा tan थीटा, और यहाँ tan 0 डिग्री है यानी 0, दैट इज पार्टिकल रेस्ट में है। तो ऐसा अगर ग्राफ आया तो पार्टिकल का एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कुछ भी क्या है? तो पार्टिकल है रेस्ट में है। समझ गए? तो आपको ग्राफ कैसा भी आएगा, हम लोग को डिस्कशन मिलेगा, सारे ग्राफ पर हम लोग ब्रेक करेंगे। आपको पहला हमारा टारगेट क्या है? आपके लिए जो टारगेट है हम लोगों का, यानी आपका जो टारगेट है कंप्लीट करना, तो उसमें जब तक आप थियरी को न्यूमेरिकल के साथ जोड़िएगा नहीं, डिफरेंट मोड के क्वेश्चंस को लाइएगा नहीं, तब तक आपका थियरी कैसे पता चलेगा कि आपका थियरी ठीक है या खराब है? समझ गए? तो थियरी को एग्जामिन करने के लिए, थियरी को टेस्ट करने के लिए एक ही उपाय ही होता है, वो आपका न्यूमेरिकल होता है। अगर आपका न्यूमेरिकल्स, आपका ऑब्जेक्टिव अगर ठीक है तो फिर आपका थियरी ठीक है। अगर न्यूमेरिकल गड़बड़ होता है तो क्या किताब में खोल कर देखते हो? उससे रिलेटेड थियरी ही ना पढ़ते हो, यानी वो न्यूमेरिकल या उस ऑब्जेक्टिव को, उस पैराग्राफ को, इस स्टेटमेंट को, उस मैच मेकिंग कुछ भी होता है, सबको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए आप बुक खोल करके उसका थियरी ही देखते हो, है कि नहीं? सबका अपना कॉन्सेप्ट होता है। तो न्यूमेरिकल्स बनाने से होता क्या है कि थियरी आपका ठीक है, बस यही एक ठो इसके पीछे का कारण होता है। थैंक यू। तो आपका एक थियरी पार्ट का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तक हमने क्लियर किया। अब हम लोग पहले इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।